जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है 23 नवंबर से। ये अपने नक्षत्र में जा रहे हैं जो कि है शतभिषा नक्षत्र। 23 नवंबर को इसमें ये जाएंगे और इसका जो रेंज है वो कुंभ राशि में, क्योंकि उल्टे चलते हैं तो 20 डिग्री पे ये एंटर होंगे और 6 डिग्री 40 मिनट तक ये जो है आपके शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। ये स्पैन जो है तकरीबन आपका 6-7 महीने का पीरियड रहता है और इसमें किस तरीके के आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि अगर हम सूक्ष्म तरीके से देखें तो राशि तो हम कह देते हैं कि कुंभ राशि है जिसके स्वामी शनि है, उसका प्रभाव तो रहता ही है, लेकिन जब वो अपने नक्षत्र में आएंगे तो राहु का खुद का प्रभाव तो बहुत ही होगा। और सबसे पहले हम जानेंगे कि शतभिषा का मतलब क्या होता है। शत मीन्स 100 और भीषा मीन्स औषधि। तो इस नक्षत्र में बेसिक पर्पस है कि ये 100 स्टार्स हैं, एक सर्कल में है और वो सर्कल जो है ये बताता है कि आपकी जो ये हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर। एज ए फिजिस्ट एक एक जो पार्ट है वो 100 पार्ट में से एक एक पार्ट जो है वो एक्ट एज ए फिजिशियन, एक एज ए मेडिसिन। तो ये आपका बेसिकली अगर कोई भी आपके शरीर में कोई परेशानी है तो उसको हील करने में आपकी बहुत बड़ी मदद करता है। ये इसका बेसिक पर्पस है। दूसरा, इसके अंदर एक चीज़ और है कि वैसे तो मायावी ग्रह है राहु और इसे क्योंकि बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन इस नक्षत्र में आने के बाद राहु आपको अवगत कराएगा प्रकृति के कुछ छुपे हुए राज से। आपको पता लगेगा बहुत सी चीज़ों का जो शायद बहुत छुपी हुई हैं, सीक्रेट हैं। ये ऐसा अनुभव दिलवाता है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, अध्यात्म की तरफ ज़्यादा ले जाता है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ये ध्यान नहीं देगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और दूसरा, क्योंकि जब ये स्पिरिचुअलिस्टिक की तरफ ले जाता है, कुछ ऐसी चीज़ों से अवगत कराता है जो कि छुपी हुई है नेचर की, प्राकृतिक तौर पर, और उससे आप एक किस्म से अपने आप को अवगत कराएंगे तो उसका आपको एक जो अनुभव होगा ये आपको एक किस्म से एक आइसोलेशन की तरफ भी ले जाता है, ताकि आप जो है ध्यानपूर्वक रहें और उसकी तरफ जो आपके अंदर जो रिसर्च चल रही है दिमाग के अंदर वो आपको जो है उस तरफ ले जाती है। आप अकेले रहना पसंद करेंगे। तो ये चीज़ें आपके बहुत सामने देखने को मिलेंगी और इस सब का सबसे ज़्यादा असर तब पड़ता है जब आपका बेसिकली अगर राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा, और कोई दूसरी दशा चल रही है तो भी प्रभाव तो रहेगा लेकिन उतना प्रबल नहीं रहेगा। लेकिन अंदर अंदर से काम करते हैं, ये प्लैनेट्स अपना अपने काम करते हैं। तो इस वजह से तकरीबन सभी को इसी तरीके के रिजल्ट मिलने जा रहे हैं। तो अलग अलग राशियों पर देखेंगे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस पर चर्चा करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें
और साथ ही में अगर कोई भी सुझाव हो, यू आर मोस्ट वेलकम, उसका मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगा, क्योंकि उसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है आपके साथ जुड़े रहने का, आपको कुछ नया कुछ देने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए राहु का ये नक्षत्र का गोचर 11वें घर में हो रहा है। 11वां घर बेसिकली आपका लाभ स्थान है, मटेरियलिस्टिक गेंस का भी है, लेकिन यहाँ पर राहु जो नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं वो मटेरियलिस्टिक ज्ञान तो प्रॉफिट तो देंगे, लेकिन साथ ही में आपका सोशल सर्कल भी है, सोशल सर्कल से भी रिलेट करते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा सा अपने आप से हो सकता है उस सोशल सर्कल में आप उतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी ना पाए, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति रहेगी कुछ आइसोलेशन की तरफ, कुछ अलगाव की तरफ, कुछ खोजने की तरफ। आपका मस्तिष्क रिसर्च की तरफ ज़्यादा जाएगा, टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा जाएगा। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही में अगर जो मटेरियलिस्टिक गेंस आएंगे उसके लिए आपको थोड़ा एक किस्म से डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपको बहुत ही हालांकि मायावी ग्रह है राहु, और मायावी ग्रह जो है ये बिल्कुल भी अनट्रेडिशनल है, डिसिप्लिन भी नहीं है, और इसीलिए इनको मलेच भी कहा जाता है। तो अगर आप अपनी कोशिश से, अपने एफर्ट से अगर अपने आप को थोड़ा सा भी डिसिप्लिन कर लेंगे तो आपको अच्छे फायदे होंगे। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए 10वें घर में होंगे ये। अब 10वें घर में बेसिकली आपका कार्यस्थल है, कैरियर का है, और यहाँ पर राहु जो है वो आपको बेसिकली वैसे तो आपको बहुत ही डिप्लोमेटिक बनाते हैं, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर एक तो हीलिंग का टच है, दूसरा आप हो सकता है आप अपने ज्ञान से दूसरों को भी इस चीज़ में मदद करें, और साथ ही में आपके जो क्योंकि ये सर्कल सा बनाते हैं तो ये बताते हैं कि इसमें आपको सबके साथ मिल के काम करना है। ये जो 100 स्टार्स बने हुए हैं एक गोलाई में, तो उसमें एक लिमिट भी बताई हुई है कि आप एक सर्कल में सबके साथ मिल के काम करें। तो अगर आप मेल जोल बना के मिल के लोग कोई एक्शन करेंगे उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रोग्रेस अच्छी रहेगी। इंस्टेड ऑफ आप अगर प्योरली खाली डिप्लोमेसी करें तो उससे आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। अब बात करेंगे आपके मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए राहु का जो ये गोचर है 9वें भाव में हो रहा है। 9वां भाव क्या है? लंबी यात्राओं का है। 9वां भाव उच्च शिक्षा का भी है, धर्म का स्थान भी है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अपने अगर कोई ट्रैवल शेड्यूल है उसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करिए। कोई धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं तो उसको भी सही तरीके से उसको आप एक किस्म से ऑर्गेनाइज करिए, तभी आप उसमें सफलता होगी, सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसे ही उच्च शिक्षा में है तो भी आपको बहुत ही एक शेड्यूल बना के अपना कार्य करें, तभी आप उसमें कामयाब हो पाएंगे। हालांकि रिसर्च में आपकी ये बहुत बड़ी मदद कर सकेंगे, उसमें आप आगे बढ़ते हैं। अगर आप कोई PhD वगैरह कर रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छी सहायता देते हैं। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि में 8वें घर में आ रहे हैं। 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। आप अपने अंदर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। आप अपने आप को एक हीलिंग पावर महसूस करेंगे और अपने अंदर की शक्ति आपकी उजागर होगी, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। आप अपने अंदर की जो कमियां हैं उसे दूर कर पाएँ, ऐसी चीज़ मिलेगी। दूसरा, 8वां घर भी एक ऐसा है, बहुत ही डीप हाउस है, जहाँ पर सडनली आपके लिए कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। वो ये कि आप जो नेचर का वे ऑफ फंक्शनिंग है उससे अवगत कराएगा आपको ये राहु 8वें घर से। आप ऐसे गहरे राज को जानेंगे जो शायद आम लोगों के बस की बात नहीं होती। तो ये आपके लिए स्थिति पैदा होगी यहाँ पर। दूसरा,
क्योंकि 8वां घर आपके बेसिकली स्पाउस का इनकम हाउस भी होता है, तो हो सकता है आपको स्पाउस से इनकम मिल सके, या कोई इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या ऐसे जो अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर होते हैं उसमें आपको मिल सके। बट ज़्यादा फ़ायदा मटेरियलिस्टिक की तरफ नहीं होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ होगा, रिसर्च की तरफ होगा, हीलिंग की तरफ होगा। तो ये आपको ज़रूर ध्यान है। नेगेटिवली हो तो इसमें आप, अगर आपका राहु अच्छा नहीं बैठा हुआ आपकी कुंडली में, तो नेगेटिवली हो तो ये आपको कोई लंबे समय की बीमारी दे सकता है, कुछ आपको ऐसी आदत लगवा सकता है जो शायद आपके एक किस्म से एक एडिक्शन बन जाए। उससे थोड़ा सा बचकर चलने की ज़रूरत रहेगी आपको थोड़ा। इसीलिए बोलते हैं कि डिसिप्लिन होना बहुत ही अच्छा रहता है। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए सप्तम भाव में बैठेंगे राहु। सप्तम भाव जो है बेसिकली आपके रिलेशनशिप का घर है, पार्टनरशिप का घर है। और यहाँ पर बेसिकली आपको पार्टनरशिप में भी आपको बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप किस्म से कोई भी इग्नोर नहीं कर सकते चीज़ों को, जैसे कि राहु की आदत होती है। तो अगर आप इग्नोर करेंगे तो उसमें आपको नुकसान होने की स्थिति है। तो ये आपके लिए एक ऐसा वो देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा एक सही ढंग से एक किस्म से अपने पार्टनरशिप में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सब आपको ध्यानपूर्वक देखें, तभी आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। अब बात करेंगे बेसिकली कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि के लिए छठे घर में आएंगे। छठा घर बेसिकली स्ट्रगल का होता है, आपके कम्पिटिटिवनेस का होता है। तो यहाँ पर आपके लिए राहु जो है, आप स्ट्रगल में काफ़ी सहायता देते हैं। दूसरा, आप जो है कंपटीशंस में लोगों से आगे निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी आपकी प्रोग्रेस रहती है इसमें। और दूसरा, क्योंकि आपकी जो देखने की नज़रिया है चीज़ों को, वो काफ़ी एक किस्म से बहुत गहरा होता है, जिसकी वजह से आप बाकी सबसे वो चीज़ें आप कर पाते हैं जो शायद बाकी ना कर पाएँ। ये डिजीज़ का भी घर है, तो डिजीज़ से भी आपको काफ़ी हीलिंग करते हैं, आपकी काफ़ी बचत कर, मतलब आपको बचाते हैं। तो ये 6th हाउस में इसके ये परिणाम रहते हैं। तुला राशि वालों की बात करें तो पंचम भाव में रहेंगे। अब पंचम भाव क्या है, बेसिकली आपकी क्रिएटिविटी का है। तो क्रिएटिविटी में तो आप काफ़ी अच्छे रहेंगे। और अगर आप मीडिया में हैं तो उसमें भी, क्योंकि मीडिया वालों को भी सीक्रेसी भी चाहिए होती है, पॉपुलैरिटी भी चाहिए होती है, जो राहु को पसंद है। और साथ ही में कुछ ऐसे डीप सीक्रेट हालांकि आप जानते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि सच्चाई नहीं बोलते, तो जिसकी वजह से आप इसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन जहाँ पर, क्योंकि ये बच्चों का भी घर है, तो बच्चों के मामले में अगर आप कोई सोचें कि आपके कोई इस समय कोई बच्चा एक्सपेक्ट करें या कोई औलाद के लिए वो करें, तो उसके लिए ठीक नहीं है। राहु यहाँ पर पंचम भाव में इस मामले में ठीक नहीं गिना जाता। एजुकेशन के मामले में भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर आउट ऑफ फोकस करता है। थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तभी आप कुछ अच्छे रिजल्ट पा पाएंगे। क्योंकि इसमें एक क्षमता ज़रूर है, अगर आप डिसिप्लिन हो जाते हैं तो आपके लिए ये राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। तो बस सिर्फ बात डिसिप्लिन होने की है। अब बात करेंगे आपके लिए वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में चौथे घर में बैठेंगे। चौथे घर सुख स्थान है, और यहाँ पर राहु की स्थिति उतनी अच्छी नहीं कही जाती, केंद्र स्थान में है हालांकि, लेकिन अपनी ही राशि में है। तो यहाँ पर बेसिकली, क्योंकि देखा जाए तो इनको प्रॉपर्टी का घर है, तो प्रॉपर्टी में लाभ देने चाहिए। बट यहाँ पर क्या होता है कि आपके लिए जो स्टूडेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी के मामलों में हो सकता है उतना अच्छा ना हो, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा, आप हो सकता है घर में भी जो है एक अलग रहने के लिए आप अपने आप को तैयार कर लें, तो इस तरीके की स्थिति बनेगी।
अब बात करेंगे आपके लिए धनु राशि की। धनु राशि के लिए तीसरे घर में होंगे। तीसरा घर पराक्रम का है, तीसरा घर कम्युनिकेशन का है। तो राहु कम्युनिकेशन के लिए तो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी भी काफ़ी अच्छी जानते हैं। लेकिन आपको ख्याल कहाँ रखना है, जितने भी लोगों के साथ आप मिल के काम करते हैं, क्योंकि आपके जहाँ पर काम कार्यस्थल है उसमें जितने भी लोग आपके साथ काम करते हैं वो एक ग्रुप है। उस ग्रुप में, क्योंकि ये नक्षत्र भी यही बताता है कि उस ग्रुप में आपको उनके साथ मिलजुल के काम करना है। अगर आप उनके साथ मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो आपके काम सारे हैफजर्ड हो जाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन बेकार रहेगी आपके लिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके इंडिविजुअल एफर्ट से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ आपको अपने ग्रुप के साथ काम करना है, उनके साथ तालमेल बिठा के चलना है, तभी आप कुछ कामयाबी हासिल कर पाएंगे। अब बात करेंगे आपके लिए मकर राशि की। मकर राशि के लिए धन के भाव में बैठेंगे, और धन के भाव में बेसिकली देखा जाए तो, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि पारिवारिक स्थिति यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो वाणी है, वाणी पर नियंत्रण करना पड़ेगा। आप जो कुछ भी बोलते हैं उसको आप बिल्कुल एक किस्म से ओवर एम्बिशियस होकर ना बोलें, ताकि आप जो कि आकांक्षाएं हैं इतनी बढ़ चढ़ के ना हो कि आपको वो टारगेट्स अचीव करने में आपको दिक्कत हो। इसी तरीके से ये धन का भी भाव है। तो धन के भाव में राहु अगर बैठे हों तो राहु की तो डिज़ायर्स रहती है कि मटेरियलिस्टिक गेन सबसे ज़्यादा हो, लेकिन साथ ही में ये, क्योंकि आपके लिए बेसिकली ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा लेके जाएंगे, तो घर में भी आप कुछ ऐसे ही करेंगे जिससे आपका जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान रहे। इस और सीक्रेसी जो है घर में, जो है घर में भी आप अपने लोगों के साथ भी थोड़ा सा सीक्रेसिव रहेंगे। अपने लव एंड रिलेशनशिप में जो है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप खुल के उतनी तरीके से सामने नहीं आएंगे, जो आपको थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब कर सकता है। इसी तरीके से आप अगर देखें तो कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के पर ही बैठे हैं ये, और कुंभ राशि में जब बैठेंगे तो यहाँ पर ध्यान रहता है आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने आप को किस तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आपका नज़रिया रहेगा बेसिकली रिसर्च के ऊपर और स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और दूसरा आप अलगाव भी पसंद करेंगे, आइसोलेशन भी पसंद करेंगे। तो इस वजह से आपको जो है ऐसा लगेगा कि आप जो है पर्सनालिटी में भी आप थोड़ा सा कहीं ना नेगेटिविटी फील करेंगे। तो इसके लिए वैसे देखा जाए तो पहले घर में राहु जो है आपको थोड़ा एम्बिशियस भी करते हैं, अपने की अचीवमेंट डिज़ायर्स भी बहुत होती हैं, लेकिन वैसे प्रबल रिजल्ट जो है मटेरियलिस्टिक साइड के वो नहीं देंगे। हाँ, आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो रहेगा रुझान, उसकर या आपकी जो कई ऐसी चीज़ें हैं जो जानते हैं आप, उसकी सीक्रेसी रखने में आप कामयाब ज़रूर होंगे। अब बात करेंगे मीन राशि के। मीन राशि के लिए 12वें घर में बैठेंगे। 12वां घर वैसे भी आपके स्पिरिचुअलिटी का है, आध्यात्म का है, और यहाँ पर आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं आपको, प्रोवाइडेड आप उसी तरफ अपना फोकस करें। फोकस करना बहुत ज़रूरी है। राहु के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि वो फोकस नहीं कर पाते ढंग से, और जब फोकस प्रॉपर नहीं होता तो वो नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। नेगेटिविटी 12वें घर की क्या है? ओवर इंडल्जेंस। आप समझ ही गए कि 12वें घर का क्या, किस चीज़ से संबंध है। ओवर इंडल्जेंस इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़, या ओवर इंडल्जेंस इन कोई ऐसी आदतों में जिससे एडिक्शन लग जाए, तो ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जा सकती हैं। और बाकी अगर कोई विदेश का प्रोग्राम अगर आपका बनता है किसी प्रोग्राम के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये इस तरीके से 12 राशियों के लिए परिणाम देंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु अगर खराब बैठे हैं या कोई भी परेशानी है तो उसके लिए आप राहु के उपाय करें। राहु के उपाय क्या होते हैं?
देखिए सबसे बड़ा उपाय तो यही है, क्योंकि इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं, लॉर्ड शिवा, महादेव। तो उनकी शरण में जाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और नमः शिवाय का जाप करें। ये सबसे बेस्ट उपाय है। और अदरवाइज़ और छोटे छोटे और भी उपाय हैं, जैसे कि पक्षियों को दाना डालना, या मछलियों को जो है आप आटे की गोलियां खिला सकते हैं। दूसरा, चींटियां अगर दिखें तो उनको आटा डाल दें। तो ये छोटे छोटे भी उपाय हैं जो बहुत ही काम करते हैं। तो ये सब करिए, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और उम्मीद रखता हूँ कि अगर आपको फिर भी कोई व्यक्तिगत रूप में समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।